जैसे कि T20 होता है ना आजकल, ये 288 का स्कोर भी कम पड़ने लग गया है। ऐसी हालात भी बन गए हैं। तो आजकल सबको फटाफट रिटर्न्स वाला माइंडसेट हो गया है और कोई पेशेंस के साथ इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाह रहा है इक्विटी में। अभी फिलहाल जिस तरीके का मूड माहौल है, क्या यहाँ पर स्मॉल कैप स्टॉक्स, मिड कैप स्टॉक्स अभी रिलेटिवली बेहतर चलेंगे या फिर लार्ज कैप स्टॉक्स? और जिनके भी पोर्टफोलियो में तनाव दिख रहा है, जो वो T20 मेंटालिटी के साथ आए थे कि आज डालेंगे पैसा और फटाफट स्मॉल कैप स्टॉक्स में पैसा बन जाएगा, बहुत ही तूफानी रिटर्न बनेंगे, उनको क्या करना चाहिए? पोर्टफोलियो में ड्रॉ डाउन शुरू हो गए हैं और रेगुलेटर ने भी कहीं ना कहीं संकेत दिए हैं कि प्लीज थोड़ा कॉशियस रहिए। तो अभी क्या करना चाहिए स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स में, और क्या लार्ज कैप रिलेटिवली बेटर करेंगे? रजत जी, देखिए, मेरा मानना ये है कि आप स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप जरूर देखिए, पर उसके अलावा भी स्टॉक्स स्पेसिफिक आपको काम करना चाहिए। स्ट्रक्चरली अगर आप पूछे तो मैं बोलूंगा कि लार्ज कैप आज बेटर लग रहा है, क्योंकि लार्ज कैप करेक्शन के बाद लार्ज कैप का वैल्यूएशन जो है वो रिलेटिवली अट्रैक्टिव है, कंसीडरिंग कि लार्ज कैप ये वैल्यूएशन पे मिल रहा है, वही वैल्यूएशन पे, सिमिलर वैल्यूएशन या हायर वैल्यूएशन में मैं क्यों मिड कैप स्मॉल कैप पे जाऊं। तो उस हिसाब से लार्ज कैप अट्रैक्टिव लग रहा है, और लार्ज कैप में हम लोगों को लगता है कि बहुत अपॉर्चुनिटीज आज के दिन में भी मौजूद है, तो उस पर ध्यान जरूर देना चाहिए। दूसरी बात, स्मॉल कैप मिड कैप में वैल्यूएशन ज्यादा होने की, अब ये स्टॉक स्पेसिफिक इशू है कंप्लीटली। मैं तो ऐसे जनरली कैटेगराइज नहीं करूंगा। मैं यही कहूंगा कि आप कभी भी कुछ स्टॉक्स खरीद रहे हैं तो उसमें जरूर कंपनी का प्रोस्पेक्ट पे ध्यान दीजिए, वैल्यूएशन जो मल्टीपल पे काम कर रहा है उस पे ध्यान दीजिए। ये दोनों चीज ध्यान में रख के तभी खरीदारी करनी चाहिए। क्योंकि अगर कंपनी का ग्रोथ नहीं आ रहा है और वो बहुत हाई मल्टीपल पे काम कर रहा है तो वो गलत है। अगर कंपनी में जबरदस्त ग्रोथ है और हाई मल्टीपल पे काम कर रहा है तो फिर शायद ठीक है। इस हिसाब से देखना चाहिए। और अगर ग्रोथ अच्छी आ रही है और स्टॉक नीचे मिल जाए करेक्शन में, तो फिर तो क्या ही कहना, बिल्कुल फिर लेना तो ठीक चाहिए, है। बिल्कुल लेना चाहिए। वही मैं कह रहा हूं कि ऐसे स्टॉक्स आज के दिन में करेक्शन के बाद अवेलेबल है, जो कि शायद आप पहले 15-20 दिन पहले सोच रहे थे खरीदने का, पर वैल्यूएशन ऊपर था। आज वही स्टॉक नीचे आ गया है, तो घबराइए मत, खरीद लीजिए। अगर स्टॉक अच्छा है, कंपनी में अच्छा ग्रोथ है, सेक्टर ठीक है, तो कोई बुराई नहीं है खरीदने में। तो सुदीप जी, आप हमारे साथ जुड़े हैं तो सेक्टर्स भी मैं पूछूंगा और कुछ ऐसे इलेक्शन प्रूफ स्टॉक्स भी पूछूंगा। और पर उससे पहले ना एक और कंसर्न है इस समय, वो कच्चे तेल की कीमतों को लेकर है, और आप ही ने पॉइंट भी अभी रखा था सामने। ये आपको लगता है कि क्रूड यहाँ से अभी और उबाल मारेगा, और उसका असर क्या देखते हैं इंडियन मार्केट पे आप? और ये एनर्जी स्टॉक्स पिछले कुछ दिनों से ना बहुत जबरदस्त चल पड़े हैं, तो इज दिस अ वन ऑफ, या फिर ये रैली बढ़ सकती है एनर्जी स्टॉक्स में? देखिए, मुझे तो लगता है वन ऑफ है। अगर ये वार आगे नहीं बढ़ा तो एनर्जी स्टॉक्स कूल डाउन करेंगे, एनर्जी प्राइसेस भी कूल डाउन करेंगे। और अगर ऐसा स्थिति होता है कि अनफॉर्चुनेटली एस्केलेट होता है, वार एस्केलेट होता है, तो फिर एनर्जी स्टॉक्स और एनर्जी प्राइसेस दोनों बढ़ेंगे। पर वो स्थिति डिजायरेबल नहीं है। अब दूसरी बात है, सेक्टर्स या ये जो वार जैसा माहौल है, और इसमें ऑयल प्राइसेस अगर बढ़ रहे हैं, तो इंडियन इकोनॉमी के लिए, जैसे मैं पहले भी जिक्र कर रहा था, बहुत ही नेगेटिव है। इंडियन इकोनॉमी के लिए, करंट अकाउंट बैलेंस के लिए, और कैपिटल मार्केट के लिए, तीनों के लिए ऑयल प्राइसेस ऊपर जाना हानिकारक है। अब $90 के आसपास प्राइस घूम रहा है। मैं जैसे पहले भी जिक्र कर रहा था, $100 के ऊपर प्राइस गया तो वो बहुत ही नेगेटिव जोन में जाना चालू हो जाएगा। 90 के आसपास हम लोग मैनेज कर सकते हैं, पर एक बार इससे ऊपर 100 प्लस का रेंज पकड़ लिया तो वो बहुत गलत होगा इंडियन इकोनॉमी के। ये ऐसे मूड माहौल में ये बेस मेटल्स, प्रेशियस मेटल्स, ये अचानक से बहुत तेज चल पड़े, और सोने चांदी की कीमतों में तो पता नहीं क्या हो गया, आग लगी हुई है। हम शेयर मार्केट के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये कमोडिटीज, इन पे क्या करना चाहिए, और मेटल स्टॉक्स पे आपका व्यू? देखिए, कमोडिटी पे, मेटल्स पे हमारा व्यू पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि जो मेटल का बुल रन आप कह सकते हैं, ये जो चालू हुआ है, ये इट्स हियर टू स्टे। कुछ दिन तक ये जरूर रहेगा, ये शॉर्ट टर्म नहीं है। इसके दो तीन कारण है। एक तो अगर चाइना सबसे बड़ा मेटल का कंज्यूमर है, हम सब लोग जानते हैं। चाइना में बहुत सरकार की तरफ से कोशिश किया जा रहा है कि इंडस्ट्रियल रिवाइवल हो जाए, और इसके चलते मेटल का डिमांड चाइना में बढ़ रहा है, और चाइना लार्जेस्ट कंज्यूमर है, तो मेटल का डिमांड ऑब्वियसली बढ़ रहा है वर्ल्ड में। दूसरी बात है, आप डोमेस्टिक मार्केट में देखिए, इंडिया में भी जबरदस्त कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर काम हो रहा है, जिसमें मेटल्स बहुत जरूरी हो है।
तो इंडिया में डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट भी मेटल्स का बहुत बढ़ रहा है, और तरह तरह के जो नए इनोवेशंस वर्ल्ड वाइड हो रहे हैं, जैसे ग्रीन एनर्जी, ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इसके लिए भी कुछ मेटल्स का, जैसे कॉपर, जिंक, ऐसे कुछ मेटल्स का रिक्वायरमेंट, डिमांड बढ़ रहा है कंटिन्यूसली। सो ये सब मिला के ओवरऑल मेटल्स का डिमांड बढ़ रहा है। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि पिछले कुछ सालों से मेटल का डिमांड बिल्कुल नहीं था। मेटल स्टॉक्स वेर डाउन, मेटल बिजनेस वाज डाउन, और इसके चलते मेटल सेक्टर में फ्रेश इन्वेस्टमेंट बहुत कम आया है। तो मेटल सेक्टर आज जब डिमांड बढ़ रहा है, तो ये साफ सामने हो रहा है कि अंडर इन्वेस्टेड सेक्टर है। तो मेटल प्रोडक्शन में इन्वेस्टमेंट बहुत दिनों से नहीं आया, इसके कारण डिमांड सप्लाई का एक मिसमैच हो रहा है, और उसी के चलते प्राइसेस बढ़ रहे हैं। और ये प्राइस का लेवल कम होना बहुत शॉर्ट टर्म में नहीं हो। फ्रेश इन्वेस्टमेंट आएगा मेटल्स में, मेटल प्रोडक्शन में, तभी ये कम होगा, क्योंकि मेटल का डिमांड कम होने की उम्मीद हम शॉर्ट टर्म में नहीं देख रहे। सर गोल्ड में क्या डिमांड सप्लाई मिसमैच है, या फिर ये आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड प्राइसेस हैं? गोल्ड की इस तेजी के पीछे क्या अहम कारण है, और अभी जो गोल्ड रिलेटेड स्टॉक्स हैं उन पे क्या करना चाहिए शेयर बाजार में? अरे जी, हजारों साल से कोई भी जब आफत आता है, लोग गोल्ड लेते हैं, क्योंकि गोल्ड स्टोर ऑफ वैल्यू है। मिडल ऑफ द नाइट भी आपको कहीं पैसा चाहिए होगा तो गोल्ड के अगेंस्ट में मिल जाएगा, बाकी किसी के अगेंस्ट में मिलेगा नहीं मिलेगा वो क्वेश्चन मार्क है। तो जब दुनिया में इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, रूस यूक्रेन की बात करें, इसराइल हमास पैलेस्टाइन, इसराइल ईरान की बात करें, तो इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट है, अनसर्टनिटीज है, तो इस माहौल में ऑब्वियसली गोल्ड का डिमांड बढ़ रहा है, और ये बढ़ना भी चाहिए, और ये हिस्टोरिकल ट्रेंड है। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि जो डॉलर, क्योंकि यूएस एक पोजीशन ले रहा है वीजा वी मल्टीपल जियोग्राफिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, तो आज रशियन सेंट्रल बैंक यूएस डॉलर नहीं खरीदेगा, वो गोल्ड खरीदेगा। आज चाइनीज सेंट्रल बैंक दबा के गोल्ड खरीद रहा है। आज जो वेस्ट एशियन जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो सारे गोल्ड खरीद रहे हैं। आज इंडियन सेंट्रल बैंक भी गोल्ड खरीद रहा है। तो गोल्ड का एक तो हो गया स्टोर ऑफ वैल्यू, आप और हम और हमारे घर में जो गोल्ड का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ऐसे सारे दुनिया में हो रहा है। दूसरा, सेंट्रल बैंक, हर देश का सेंट्रल बैंक दबा के गोल्ड खरीद रहा है। तो ये दोनों कारण गोल्ड को ऊपर ले जा रहा है। और साथ में तीसरा छोटा पॉइंट ये भी है कि लिक्विडिटी अबंडेंट है, तो आपके पास पैसा है। शेयर मार्केट में आप सर्टेन नहीं हो मार्केट का दिशा क्या होगा, कमोडिटी मार्केट में आप सर्टेन नहीं हो या निवेश करना नहीं चाहते हो, तो आपके लिए इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन क्या रहेगा? तो गोल्ड आपके लिए इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन ऐसा उभर के आ रहा है। अब आते हैं सर नतीजों पे, जो कि अभी रिजल्ट सीजन ऑन है। सबसे पहले तो ये टीसीएस के नतीजे कैसे लगे आपको? उसके बावजूद हमने देखा नतीजे जैसे मर्जी आए हो, आईटी शेयर्स की तो पिटाई हो गई। दूसरा, फिर ये क्वार्टर फोर रिजल्ट्स में आप क्या मानते हैं, किसके रिजल्ट्स अभी आने वाले समय में बेहतर रहेंगे? देखिए, टीसीएस के नतीजे तो अच्छे थे, मैं ये मानूंगा। सारे पैरामीटर्स अगर आप देखें तो परफॉर्म अच्छा किया है, जो एक्सपेक्टेशन था उससे बेहतर परफॉर्म किया है। और मार्जिन में तो बहुत ही अच्छा किया, 26% मार्जिन जो उन्होंने एग्जिट मार्जिन दिखाया वो बहुत अच्छा है। और उनका जो कमेंट्री था वो भी अच्छा था। उनका उम्मीद ये है, मैनेजमेंट का उम्मीद ये है कि FY25 विल बी बेटर देन FY24, तो और मार्जिन भी मेंटेन करेंगे ये कहा जा रहा है। तो ये अच्छा रिजल्ट था। सिर्फ छोटे दो पॉइंट मैं यहाँ पे रेज करूंगा, जो कि शंका की बात है थोड़ा बहुत। एक तो नॉर्थ अमेरिका में इनका बिजनेस पिकअप नहीं हुआ अभी भी, और दूसरा बीएफएसआई जो कि एक बहुत बड़ा सेक्टर है, उसमें भी पिकअप नहीं हुआ। सो द टू नेगेटिव पॉइंट्स, बाकी सारे पॉजिटिव पॉइंट्स टीसीएस के नतीजे में थे। और ये एक अच्छा नतीजा मैं मानूंगा, क्योंकि मैनेजमेंट इज बुलिश ऑन FY25। अब कौन से सेक्टर्स, कौन से कंपनीज, कौन से अच्छे करेंगे, इसमें मेरा मानना यह है कि दबाव आपको एफएमसीजी में दिखेगा, दबाव आपको केमिकल, स्पेशलिटी केमिकल्स में दिखने को मिलेगा, और पॉजिटिव आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, सीमेंट, फार्मा, ये सब में आपको पॉजिटिव नतीजे दिखने को मिलेंगे। आईटी विल बी अ मिक्स्ड बैग। कुछ कंपनीज जैसे टीसीएस की अभी बात हो रही थी, अच्छा नतीजा दिखाया, एक्सपेक्टेशन से बेटर दिखाया, पर कुछ कंपनीज आईटी सेक्टर में भी जो कि जिनके नतीजे खराब आएंगे एक्सपेक्टेशन से भी, तो आईटी विल बी ए मिक्स्ड बैग। बैंक्स और एनबीएफसीज पे आपका क्या व्यू है? क्या यहाँ पर अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी अब, या फिर
आप अगर एलोकेशन करेंगे तो सरकारी बैंक्स के स्टॉक ज्यादा अच्छे लगते हैं या फिर निजी क्षेत्र के बैंक्स के? देखिए बीएफएसआई बाय एंड लार्ज अच्छे नतीजे लेकर आएंगे। एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रहा है और इम्प्रूवमेंट बरकरार रहेगा। बैंक्स के बारे में मैं यही कहूंगा, फोकस तो यही होगा कि डिपॉजिट ग्रोथ कैसा हुआ, कासा का पोजीशन क्या है, उस पर ज्यादा फोकस रहेगा। लोन ग्रोथ ऑफ कोर्स चेक करेंगे, पर लोन ग्रोथ से भी इंपॉर्टेंट ये बाकी दो चीज, कासा और डिपॉजिट ग्रोथ, इस पे ध्यान रहेगा। ओवरऑल बीएफएसआई आई वुड से कि एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ही नतीजे आने की संभावना है। ऐसा कोई नेगेटिव शॉक देखने नहीं मिलेगा। और अगर स्पेसिफिक पीएसयू बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के बारे में स्पेसिफिक आपका सवाल है, तो मैं ये कहूंगा कि एसबीआई स्पेसिफिकली वैल्यूएशन एक लेवल पे चला गया है जहां पे अपसाइड अब थोड़ा कम दिख रहा है। तो मैं शायद प्राइवेट सेक्टर बैंक की तरफ ही मेरा नजर रहेगा, और जो प्राइवेट सेक्टर के दिग्गज बैंक्स हैं वहीं पे हम खरीदारी की सलाह देंगे। अच्छा, जब वोट ऑन अकाउंट आने वाला था ना सर, तो सब देख रहे थे ये सरकारी कंपनियां और रेलवेज, डिफेंस, पावर, रिन्यूएबल पावर से जुड़ी कंपनियां, अब वो धीरे धीरे करके ना बातें नहीं हो रही हैं और लोगों के पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा आ गए हैं, वो भर भर के खरीद लिए उन्होंने। अब आपका क्या आउटलुक है सरकारी कंपनियों पे, स्पेशली डिफेंस, रेलवेज और रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी कंपनियां जो हैं? देखिए डिफेंस और रेलवेज दोनों क्षेत्र में इतना काम हो रहा है सरकार की तरफ से, इतने इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं जो कि एक रिकॉर्ड है अपने आप में। हमने तो कभी इतने इनिशिएटिव्स एक साथ नहीं देखा जो काम हो रहा है, और बहुत अच्छा काम हो रहा है। पर प्रॉब्लम दूसरे जगह पे है। प्रॉब्लम एक ही है कि ये वैल्यूएशंस इतने ऊपर चले गए हैं कि वहां पे डर लगता है। और ये डिफेंस में पर्टिकुलरली मैं ये वो चेतावनी सबको दे रहा हूं कि देखिए ऑर्डर बुक और प्रॉफिटेबिलिटी में अंतर है। ऑर्डर बुक एग्जीक्यूशन करने में बहुत टाइम लगता है, एक सबमरीन बनाने में 3-4 साल लगते हैं। आज सबमरीन का ऑर्डर मिल गया और आपने उस शेयर प्राइस उस हिसाब से आपने बढ़ गया, तो वो शायद सही नहीं है, क्योंकि एग्जीक्यूशन में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं और टाइम भी लगता है। तो डिफेंस बहुत अच्छा क्षेत्र है, पर अभी आपको शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा अपसाइड मुझे नहीं दिख रहा है। रेलवे सिलेक्ट स्टॉक्स में अभी भी इतना बड़ा अपसाइड नहीं दिख रहा है। वहां पे भी कहानी एक ही जैसा है। बहुत इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, अच्छा कामकाज हो रहा है, पर वैल्यूएशन के लिहाज से मुझे सतर्क रहने की ही एडवाइस मैं दूंगा। एक क्षेत्र है जहां पे सरकारी, जहां पे मुझे अभी भी अच्छा लग रहा है, वो है पावर। ये पावर क्षेत्र में दबा के काम हो रहा है, और जो हर घर इलेक्ट्रिसिटी, कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया देश का, और इसके साथ पावर का डिमांड कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। और इसके साथ पावर रिलेटेड सारे जो कंपनीज हैं, नॉट ओनली पावर प्रोड्यूसिंग कंपनीज, पावर फाइनेंसिंग कंपनीज, पावर की जो एंसिलरीज करते हैं, सारे अच्छा कामकाज कर रहे हैं और दबा के उनको ऑर्डर मिल रहा है। तो यहाँ पे अभी भी अपॉर्चुनिटी है। तो आप एनटीपीसी की बात करें, वहां पे भी जरूर लॉन्ग टर्म निवेशक खरीदारी कर सकते हैं। पावर फाइनेंस कंपनीज में खरीदारी कर सकते हैं। पावर से जो ट्रांसफार्मर बनाते हैं, जैसे ट्रांसफार्मर्स और रेक्टिफायर्स, ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं। पावर सेक्टर में अभी भी मुझे लगता है कि खरीदारी की अपॉर्चुनिटी है। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।